डिस्कशन हमारा आई थिंक सॉल्ट के टाइप्स का डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, वीक एसिड, वीक बेस वाला हो गया था। दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों वीक है, दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग है, वो सब डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन, या तो इनको एम्फीप्रोटिक एनायन बोल सकते हैं। एम्फीप्रोटिक इन द सेंस कि वो जैसे उसको आप वाटर में ऐड करोगे वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करने वाला है, राइट। या फिर इसी को ऐसे बोल सकते हैं एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि जो सॉल्ट है वो किस तरीके का है, राइट। अब तक जो 4 सॉल्ट पढ़े थे बहुत इजी थे वो, फिफ्थ वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरीके का सॉल्ट ही है, राइट। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, NaH2PO4 हो गया, Na2 आएगा यहाँ पे, Na2HPO4 हो गया, NaHS हो गया, ये सब क्या है, सॉल्ट ही तो है, एसिड और बेस से मिलके बने। बड़े जितने भी सॉल्ट है ना उसके अंदर एनायन वाला पार्ट थोड़ा सरप्राइजिंग है कि एनायन वाले पार्ट के अंदर वो एनायन है तो इतना क्लियर है कि बेस की तरह तो बिहेव करेगा क्योंकि एनायन है, और उस एनायन में हाइड्रोजन भी है। चारों एनायन में हाइड्रोजन है, मतलब वो एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, इसलिए एम्फीप्रोटिक एनायन बोला इसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट की आप बात कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट हमने T=0 पे सी लिया और थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, ये सी बन गया, ये सी बन गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, इसलिए पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे ही वो सी बनेगा, सी यहाँ पे लिखा मैंने, अब देखना यहाँ पे सी में से मान लीजिए एक्स डिसोसिएट हुआ, ये एक्स बन गया, ये एक्स बन गया, ये तो एक रिएक्शन हो गई इसकी। बट बाइकार्बोनेट जो है, ऊपर जो रिएक्शन मैंने लिखा है ना, बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद वाटर, तो वाटर के साथ वो जो रिएक्शन कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से वाटर से H+ गेन कर रहा है, मतलब बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो बेस वाला रिएक्शन तो लिख दिया मैंने, और नीचे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड वाली रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लो सी में से वाई डिसोसिएट हो रहा है, ये वाई बन गया, ये वाई बन गया। ठीक है, चलिए पहले इसको इक्वल कर दीजिए, सी माइनस एक्स माइनस वाई कर दो, इसे सी माइनस वाई माइनस एक्स कर दो, इक्वल हो गया, बैलेंस कर दिया मतलब। ठीक है, पहले वाला जो एक्सप्रेशन था वो हाइड्रोलाइसिस है, तो KH इक्वल टू KW/KA आएगा। अब K1 आएगा या K2 आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जो बन रहा है वो एसिड है और उसके K डिफाइन होते हैं, 2 K डिफाइन होते हैं, K1 और K2। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फिर हर बार उसको 50 बार बोलने का लॉजिक तो बनता नहीं है कि जो भी एसिड बन रहा है राइट हैंड साइड में वो कौन से स्टेप में H+ देगा। अब H2CO3 बन गया है, ये कौन से स्टेप में H+ देगा, पहले स्टेप में H+ देगा, तो Ka1 आएगा, सिंपल। ठीक है, और नीचे जो है वो तो Ka2 है एक्सप्रेशन में। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एम्फीप्रोटिक एनायन जो है वाटर में जाने के बाद 2 रिएक्शन करता है, एक तो हाइड्रोलाइसिस होगा उसका, दूसरा वो एसिड की तरह बिहेव भी करेगा, 2 रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस ऑलरेडी नेग्लिजिबल फिनोमेना होता है तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले वाली रिएक्शन नेग्लिजिबल हो रही है, दूसरी वाली रिएक्शन भी नेग्लिजिबल हो रही है। क्यों? क्योंकि दूसरी वाली रिएक्शन Ka2 है, Ka2 Ka1 से बहुत कम होता है, एक तो ये वीक एसिड है, ऊपर से ये Ka2 है, दूसरा स्टेप तो वैसे ही बहुत स्लो होता है। इसका मतलब ये x और y जो है ये सब क्या है, नेग्लिजिबल है, तो आप c माइनस एक्स माइनस वाई को नियरली सी लिख सकते हो, इसे भी नियरली सी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल हो गया। अब ये एक्सप्रेशन देखिए आप, KH का एक्सप्रेशन देखिए, मैंने लिखा है KW/Ka1, ये एक्सप्रेशन क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको, और Ka2 का एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है। फिर मैंने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को जब मैं डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है कि ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कार्बोनेट और H2CO3 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम अज्यूम करते हैं कि नियरली सेम होगा। ये मैं आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाऊंगा बाद में कि ऐसा क्यों किया मैंने। कार्बोनेट और H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन नियरली सेम होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट तो Y है और कार्बोनेट तो Y है और H2CO3 X है, तो X और Y नियरली सेम होगा क्योंकि दोनों नेग्लिजिबल है। तो एक्सप्रेशन में क्या बच जाएगा बेटा, एक्सप्रेशन बच जाएगा K2 × K1/Kw = H+ / OH-।
ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है नीचे, आप देख सकते हैं। मैंने कि हमने एज्यूम किया है कि x इज नियरली इक्वल टू y, तो ये दोनों इक्वल होगा, इसलिए मैंने कैंसिल किया ऊपर, h प्लस से मल्टीप्लाई h प्लस से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर h प्लस का स्क्वायर बन गया, नीचे kw बन गया, kw से kw कैंसिल। कहानी क्या हो गई, कहानी हो गई h प्लस इक्वल टू रूट ऑफ k1 k2, और pH लोगे तो ये फॉर्मूला आ गया। मतलब एम्फीप्रोटिक एनायन का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे इजी फॉर्मूला है, pk1 प्लस pk2/2 होगा। k1 प्लस k2/2, चलिए ये तो समझ में आ गया कि एक एसिड जिसके दो कांस्टेंट डिफाइन होते हैं k1 k2, उसका एवरेज लेना है, आसान है। बट अगर कोई एक ऐसा एसिड जिसके तीन कांस्टेंट डिफाइन होते हैं, तो तीन में से किन दो का एवरेज लेना है वो नहीं पता, क्योंकि लेना तो सिर्फ दो का ही एवरेज है। उसको समझने के लिए शॉर्टकट देखो, एनायन क्या है, H2PO4-। अब H2PO4- जो है वो कौन कौन से स्टेप में होता है, पहले स्टेप में बनता है और दूसरे स्टेप में एसिड की तरह बिहेव करता है। मतलब पहले और दूसरे स्टेप में है, क्योंकि पहले और दूसरे स्टेप में है तो pk1 प्लस pk2/2 लिख दो। सेकंड में देखो HS-, अच्छा HS- कहां से बनता है, H2S से। H2S के लिए तो k1 दो ही डिफाइन होते हैं ना, तो यहाँ पे भी लिख दो pk1 प्लस pk2/2। यहाँ पे देखो HPO4-2, HPO4-2 कौन से स्टेप में बनता है, दूसरे स्टेप में बनता है, और तीसरे स्टेप में ही एसिड की तरह बिहेव करता है। मतलब 2 और 3 आएगा यहाँ पे, pk2 प्लस pka3/2 हो जाएगा। तो k1 k2 जो मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि कौन से स्टेप में बन रहा है और कौन से स्टेप में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, उन दोनों का एवरेज लिया जाएगा। मान लो कभी आपको दिख जाए कि यार ये सॉल्ट है आपके पास, Na2HPO4 वाला सॉल्ट आपको दिख जाए, तो आपको पता है कि उसके लिए फॉर्मूला क्या लगने वाला है अल्टीमेटली, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा pk2 प्लस pk3/2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस आता है बेटा एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस। सिलेबस में तो मॉड्यूल में तो नहीं है, मॉड्यूल में क्वेश्चन भी नहीं है इसका, तो ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस ऐसा बोल सकते हैं ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चलो बता देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। पहले वाला जो था वो लिया था मैंने एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये है एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस। एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस मतलब एक एसिड लो, वीक बेस लो, एसिड जो है वो पॉलीप्रोटिक होना चाहिए, जैसे ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट था ना, सोडियम को हटा के अमोनियम लगा दो बस, जैसे NH4HS एक एग्जांपल है। ये डिफरेंट क्यों है, देखो यहाँ पे क्या क्या रिएक्शंस होगी, जब भी आप सॉल्ट को देखते हो आपको पता होना चाहिए कि जब उसको वाटर में ऐड करूंगा तो रिएक्शन क्या क्या होने वाली है। पहले तो ये सॉल्ट है, तो अमोनियम आयन और HS- बनेगा, अमोनियम आयन वीक है, ये खुद का हाइड्रोलिसिस करेगा, HS- वीक है, इसका हाइड्रोलिसिस भी होगा और ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा। तो 3 रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, अमोनियम का तो हाइड्रोलिसिस होना ही है, HS- के 2 काम होंगे, एक तो हाइड्रोलिसिस होगा, दूसरा वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। 3 रिएक्शन है, डेरिवेशन है लंबा सा, जरूरत नहीं है डेरिवेशन याद रखने की, मैं डायरेक्टली रिजल्ट बताता हूँ। H+ का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली आता है बेटा यहाँ पे रूट ऑफ Kw इंटू K1/Kb माइनस K1 K2। देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन इन सब में होगा कि सर 1 2 लिखें या 2 3 लिखें, ये K1 यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा आएगा, कैसे याद रखें, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए देखो, जो भी एनायन है उसको देखो, HS- है, यहाँ पे कौन कौन सा आएगा, HS- मतलब H2S से बना होगा, 2 ही K डिफाइन होते हैं, K1 K2, तो दोनों आ गए। यहाँ पे कौन सा K आएगा उसके बारे में सोचो, जिस स्टेप में वो बन रहा है। HS- कौन से स्टेप में बनता है, पहले स्टेप में बनता है तो K1 आ गया। सेकंड वाले में देखो HPO4-2, ये HPO4-2 कौन से स्टेप में बनता है, दूसरे स्टेप में, इसलिए K2 आया। और कौन कौन से स्टेप में इन्वॉल्व रहता है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, इसलिए K2 K3 आया। उसके बाद लास्ट वाला देखो H2PO4-, H2PO4- बेटा कौन से स्टेप में बनता है, फर्स्ट स्टेप में बनता है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए K1 इंटू K2 आ गया। तो ये वाला केस का सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे चलेगा, नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो है ही नहीं इसके।
बट मैं एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको आइडिया लगे कि एक सॉल्ट जब वाटर में जाता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। केटायन एनायन हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, हो सकता है केटायन के पास हाइड्रोजन है वो रिलीज कर दे, हो सकता है एनायन के पास हाइड्रोजन है वो रिलीज कर दे, हो सकता है वो एसिड या बेस की तरह भी बिहेव करने लग जाए। सब पॉसिबल रिएक्शन लिखनी पड़ती है। किसकी बात कर रहा है? चलिए लास्ट केस जो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीवेलेंट आयन, ये थोड़ा समझना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा सबको। पॉलीवेलेंट आयन जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा बेटा, Na3PO4 राइट। Na3PO4 से किससे बना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और H3PO4 से। एग्जैक्टली ऐसे AlCl3 इससे बना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से। अब Na3PO4 की बात कर लेते हैं। Na3PO4 जब सोल्ट को वाटर में मिलाएंगे तो 3Na+ और फॉस्फेट मिलेगा। Na+ तो स्ट्रॉन्ग है, उसका वाटर के साथ कुछ नहीं होगा, बट फॉस्फेट तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। अब जैसे आपने देखा कि एक एसिड 1/1 H+ रिलीज करता है, वैसे ही एक बेस भी 1/1 H+ गेन करेगा। अब फॉस्फेट जो है उसको 3 हाइड्रोजन चाहिए अल्टीमेटली, तो ऐसा नहीं है तीनों एक साथ गेन करेगा। पहला स्टेप में एक H+ गेन किया, दूसरे में दूसरा H+ गेन किया, थर्ड वाले में लास्ट H+ गेन किया। पहला वाला KH1, सेकंड KH2, थर्ड KH3। पहले वाले में लिखेंगे KH1 क्या होगा? KW डिवाइडेड बाय Ka3 लिखेंगे। क्यों? ये कौन से स्टेप में एसिड की तरफ बिहेव करता है? थर्ड स्टेप में, इसलिए Ka3 लिखा। सेकंड वाले में Kw बाई Ka2 लिखेंगे। क्यों? ये कौन से स्टेप में एसिड की तरफ बिहेव करता है? सेकंड में। और लास्ट वाले में Kw बाई K1 लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में H+ की तरह एसिड की तरफ बिहेव करता है। और ये जानते हुए कि K1 जो है K2 से बहुत ज्यादा होता है, K1 सबसे ज्यादा होता है। अगर K1 सबसे ज्यादा है तो KH3 सबसे कम होगा, तो KH3 सबसे लास्ट में लिखा, KH1 सबसे आगे आ गया। KH1 सबसे आगे आया, KH2 कम है, KH3 और भी कम है। ये क्या बता रहा है? ये बताना चाह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस भी सिर्फ पहले स्टेप का ही हुआ है, दूसरे तीसरे का हुआ ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप में ही हाइड्रोलाइसिस हुआ है। जितना हाइड्रोलाइसिस होना था मैक्सिमम पहले स्टेप में ही हुआ है, क्योंकि उसी का KH1 ज्यादा है। तो सेकंड और थर्ड को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सेकंड और थर्ड स्टेप में जो हाइड्रोलाइसिस हुआ है वो नेग्लिजिबल है, सिर्फ फर्स्ट का हुआ है। अगर फर्स्ट का ही हुआ है तो हमें सिर्फ किससे मतलब है? KH1 से मतलब है, जो कि Kw बाई Ka3 है। ये बिल्कुल वैसा एक्सप्रेशन है Kw बाई Ka वाला, वीक एसिड वाला ना, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, वही तो फॉर्मूला लिखा मैंने, देखिए आप। बट यहाँ पे K1 की जगह K3 आएगा, क्योंकि डेरिवेशन K3 से चल रहा है। वैसे अगर आप AlCl3 की बात करोगे तो AlCl3 कैसे बना हुआ है? AlCl3 बना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl से। HCl का कुछ होने वाला नहीं है, L+3 का होगा। L+3 का हाइड्रोलाइसिस होगा। देखने में क्या लग रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, तो फॉर्मूला ये होना चाहिए, बट Kb यहाँ पे 3 आएगा, लास्ट वाला Kb आएगा। ये देखा आपने, अभी मैंने एनाइन का एग्जांपल लिया तो मैंने देखा कि Ka3 आया, लास्ट वाला Ka आया, राइट, क्योंकि वो पहले स्टेप में इन्वॉल्व रहता है, राइट। तो ये एक और तरीका था, एक और बोल सकते हैं कि वैरायटी था सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का, जो कि इंपॉर्टेंट है। पॉलीवेलेंट आयन जब भी आएगा आपको देखना पड़ेगा कि K1 लिखना है, Ka2 लिखना है, सबसे लास्ट वाला लिखना है। सिंपल सा वर्ड, सबसे लास्ट वाला कांस्टेंट लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चंस में चलते सीधा। आपके सामने क्वेश्चंस दिए हुए, अच्छा चलो ट्राई करो इसे तब तक। बेटा पीएच का वैल्यू क्या आएगा किसमें, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने फॉर्मूले बताया, पीएच के जो भी वैल्यू आएंगे न्यूमेरिकल के हिसाब से आ जाएंगे वो कितना आ रहा है उस पर नो कमेंट। क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। देखो सॉल्ट दिया गया आपको NaX, Na, y, NaZ, और वो पूछ रहा है HX, HY और HZ का एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सॉल्ट कैसे बना होगा बेटा?
NaX, इसका मतलब ये बना है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। वीक एसिड ही आएगा तभी तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है वो। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C। तीनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है बोल रहा है, pKw भी सेम है, सिर्फ pKa डिफरेंट है तीनों का। सो pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa हो गया, जिसका pH ज्यादा उसका pKa ज्यादा। तो pKa का ऑर्डर क्या होगा? HZ का सबसे ज्यादा आएगा, देखो 11 है, उसके बाद HY का आएगा, फिर HX का आएगा। जो pKa का ऑर्डर होता है, Ka का ऑर्डर क्या होगा? Ka या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, उसका रिवर्स आएगा। अच्छा, K ही तो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है यार, जिसका K ज्यादा वो अच्छा एसिड, जिसका K कम वो वीक एसिड। तो जिसका K ज्यादा वो अच्छा एसिड होगा। हमने अल्टीमेटली हमें निकालना है कि Ka का ऑर्डर क्या होगा। जो Ka का ऑर्डर आएगा वही H प्लस का, वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे तो डेटा दिया गया, फॉर्मूला यूज करना और कुछ नहीं है। आपको KH पूछा है, H पूछा है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। KH का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? KW/K। KW पता है, K पता है, काम हो जाएगा। H क्या आएगा? √KH/C। KH अभी निकाला, C पता है, काम हो जाएगा। pH का फॉर्मूला क्या, कौन सा सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है। फॉर्मूला क्या आएगा? 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C। ये भी काम हो जाएगा, सब पता है, C भी पता है, pKa पता है, pKw। सर ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी ऑलरेडी सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ एनिलीन एंड एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो इसके बारे में सोचना। देखो, जब भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सबसे पहला काम क्या करना है? H निकालना है। सबसे पहले H निकालना है, H निकालना है और देखना है कि H नेग्लिजिबल है या नहीं है। अगर H नेग्लिजिबल है तो ठीक है, जो फॉर्मूले सर ने बताए सब लगा दूंगा मैं, सब लगा सकता हूँ। बट अगर मान लीजिए H का वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं आया, तो सर ने जो pH का फॉर्मूला सबसे लास्ट में लिखाया है वो मैं लगा ही नहीं सकता, क्योंकि वो pH का फॉर्मूला डेराइव भी तब हुआ है जब हम ये मानते हैं कि H जो है 1 से बहुत कम है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, वीक एसिड वीक बेस का है ना, H का फॉर्मूला इसमें आता है √KH, जिसको आप बोलते हैं √KW Ka/Kb। सॉल्व करोगे पता चलेगा 1 से ज्यादा आ रहा है, बता देता हूँ। सॉल्व करोगे पता चलेगा H 1 से ज्यादा आ रहा है। क्या है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर, H 1 से ज्यादा कैसे आ रहा है? इसका मतलब गलती किया मैं, तो मुझे H को नेगलेक्ट नहीं करना। तो KH इक्वल टू क्या बन रहा था? H² × 1 - H² बन रहा था, इसी सॉल्व करूंगा मैं। H/1 - H इक्वल टू √KH आएगा। H/1 - H √KH को कैसे लिखोगे? वही KW/Kb। अब सॉल्व करोगे और यहाँ से H निकालोगे तो नियरली 53% के आसपास आएगा। अब देखो 53% आया, कैसे नेगलेक्ट कर सकता था उसको? मैं नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था नेगलेक्ट में उसे। समझ में आ रही बात? सबसे पहले H कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे नेगलेक्ट करने लायक है, ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिए। नहीं है तो फिर वही क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो चलो, यहाँ तो किस्मत अच्छी थी आपकी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं पड़ी। बट अगर एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक वाला होता ना, वहां पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती। एक क्वेश्चन और देख लो, ये वही है जो मैंने आज पढ़ाया आपको, एम्फीप्रोटिक वाला है बेटा। एम्फीप्रोटिक वाला है, इसमें सबका कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है कि किसका क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा। सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना? सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, एक बार से ट्राई जरूर कीजिए।
आई होप ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, देखो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लिया। अच्छा, ये 0.1 था तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये 0.1 बनेगा, ये 0.1 बनेगा, ये 0.1 में से x गया, x बन गया, x बन गया, ये 0.1 में से y गया, y बन गया, y बन गया, यहाँ पे y माइनस एक्स, नियरली 0.1, नियरली 0.1, काम हो गया। pH क्या होता है, pK1 प्लस pK2/2, pK1 7 है, ये 11 है, बाई 2 किया, 9 आया। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 की पावर माइनस 9। अगर H प्लस 10 की पावर माइनस 9 है तो H माइनस क्या होगा, OH माइनस KW/H प्लस होगा। KW इतना है, H प्लस इतना है, 10 की पावर माइनस 9 हो गया। H प्लस पता चल गया तो OH माइनस भी पता चल गया। H प्लस पता चल गया मतलब आपको ये पता चल गया, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन कहाँ गया, हाँ ये OH माइनस पता चल गया मतलब आपको ये वाली कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई। अब पहले वाला का K1 लिखो, ये इस रिएक्शन का KH कांस्टेंट लिखो, आएगा H2CO3 into OH माइनस बाय 0.1। KH पता है आपको, OH पता है, H2CO3 निकालो, H2CO3 निकालोगे यहाँ से आएगा 10 की पावर माइनस 3। नीचे वाले एक्सप्रेशन में आपको H प्लस पता है, ये पता है, इक्वल टू पता है, कार्बोनेट निकालो, ये भी 10 की पावर माइनस 3 आएगा। ये क्वेश्चन इसलिए लिया है मैंने, ये बताने के लिए कि जब मैं डेरिवेशन कर रहा था तो मैंने H2CO3 और कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन सेम माना था, कैंसिल कर दिया था उसे मैंने। वो क्यों सेम माना था, न्यूमेरिकल में दिख रहा है, ये देखो सेम आ रहा है, H2CO3 और कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। समझ में आ रही है किस तरीके से सॉल्व किया, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाला, OH माइनस का निकाला, K1 K2 पता था, फिर मैंने H2CO3 और कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। आप बोल रहे हो कि डायरेक्टली कार्बोनेट इक्वल्स टू वाई, नहीं बेटा देखो, हाउ यू इक्वेट KH1 टू K1, नहीं K1 नहीं है बेटा, वो KH ही है, KH ही गलती से लिखा K1 तो मैंने, K1 नहीं है वो, ठीक है, KH है, ठीक है, वो गलती से लिखा मैंने, नहीं गुप्ता गलत है। ये देखो, जो कब अपना माइंड यूज नहीं करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हर एक सबसे जिसका कॉन्सेंट्रेशन एक्स या वाई उसको इक्वेट कर सकते नहीं, फिर तो H प्लस और OH माइनस भी इक्वेट हो जाता, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, फिर तो खत्म हो गया क्वेश्चन, वहीं पे खत्म हो गया, वो डेरिवेशन ही नहीं होता फिर तो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देखो तरीके जो होते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने के, अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को माइंड में क्या आ रहा है कि सर एक्स और वाई मिल गया तो H प्लस और OH माइनस पता है, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी पता ही चल गया ना मुझे डायरेक्टली, ये निकाला क्यों आपने फिर, ये बताने के लिए बेटा कि एक्स और वाई तो डिफरेंट आया है, जमीन आसमान का फर्क है एक्स और वाई में तो यार, बट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सॉरी H2CO3 और कार्बोनेट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रहने वाला है, वो सेम ही रहेगा, H प्लस OH माइनस चेंज होगा अपने हिसाब से। तो जब डेरिवेशन में मैंने H2CO3 और कार्बोनेट के कॉन्सेंट्रेशन को कैंसिल किया है, तो वो डेरिवेशन भी प्रॉपर माइंड में रहना चाहिए कि सर ने H प्लस और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को, जबकि H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी वही है। आप देखो, जो कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन है वही तो OH माइनस का है, और जो H प्लस का है वही तो कार्बोनेट का है, तो सेम फिर ये भी X और Y हो गए, ये भी कैंसिल हो जाने चाहिए, ये कैंसिल नहीं करेंगे, यही तो निकालना है हमें, यही तो निकालना है हमें। मैंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान के कैंसिल किया था, एग्जैक्टली इक्वल बोल के कैंसिल नहीं किया था, और एग्जैक्टली इक्वल तो है भी नहीं OH माइनस और H प्लस, आप देखिए कितना फर्क है दोनों में। H प्लस और OH माइनस को क्यों मैंने इक्वेट नहीं किया, क्योंकि वाटर से भी कुछ ना कुछ H प्लस या OH माइनस आता है, तो कैसे इक्वेट कर सकते हैं सर, वो तो आपने कंसिडर ही नहीं किया यहाँ पे, इसलिए उसको इक्वेट नहीं किया मैंने। ठीक है ना, शायद क्लैरिटी हो गई होगी, आगे चलते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट जो है वाई क्यों नहीं है, देखिए बेटा, आपने एक्स और वाई, आपने इस क्वेश्चन में एक्स और वाई आपने आपने नहीं निकाला, आपने क्या निकाला, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाला।
H प्लस जो आया वो टोटल मिलेगा ना बेटा, ठीक है, आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया 10 की पावर -9, OH माइनस का मिल गया। तो जो H प्लस आपको मिला है बेसिकली क्या मिला है, टोटल की कितना H प्लस आ रहा है पूरे सॉल्यूशन से। बट H प्लस कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, एसिड की 2 स्टेप से आ रहा है और वाटर से आ रहा है, राइट। तो जो H प्लस आपको मिला है, जो X का वैल्यू आपको मिला है ना, आप जिसको X बोल रहे हो, राइट, एक्चुअली में वो 3 रिएक्शन से आ रहा है, बट हो तो 2 ही रिएक्शन रही है ना यहाँ पे, वो 3 रिएक्शन से आ रहा है। आपने H प्लस निकाला, पीएच निकाला, वो पीएच जो है वो 3 रिएक्शन से आ रहा है। एक तो जो बाइकार्बोनेट बेस की तरह बिहेव कर रहा है वहां से, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है वहां से, और तीसरा वाटर से। मतलब वाटर का कंट्रीब्यूशन लेने के बाद में H प्लस मिला है टोटल में, बट वाटर का कंट्रीब्यूशन तो मैंने लिखा ही नहीं रिएक्शन में, नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। तो जो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिला है बेटा वो टोटल मिला है। अब आपको कार्बोनेट और H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन और H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन वाटर के रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वाटर के रिएक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है ना। 10 की पावर -9 इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर -9 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है एग्जैक्टली ये, हाँ, आपको के इक्विलिब्रियम यूज करना पड़ेगा, आप एक्स और वाई को इक्वेट नहीं करेंगे। देखो मैंने कहीं एक्स और वाई को इक्वेट नहीं किया यार, आप लोग फालतू कंफ्यूज नहीं हो, मैं पहले बोल रहा हूँ। एक्स और वाई को मैंने एज्यूम किया था, और वो भी तब जब मैंने H2CO3 को कार्बोनेट के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल माना वहां पे, और उसका रीजन मैंने अभी दिया आपको कि देखो इक्वल आ रहा है वो, इसलिए मैंने एज्यूम किया था वहां पे, इसलिए एज्यूम किया था मैंने वहां पे। एक्स और वाई इक्वल नहीं है, बहुत डिफरेंट। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया वो तरीका भी याद रखना है, ऐसे हवा में कुछ भी तरीके सोल्व नहीं करना है। जैसे तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का, कैसे सर ने सोल्व किया है, एग्जैक्टली तरीका भी याद रखना है पूरा। अब पता चल गया कि एमपी प्रोटीन में अगर सिर्फ पीएच पूछा तो फॉर्मूला पता है, बट मान लो किसी का कंसंट्रेशन पूछ लिया तो अभी सर ने जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जैक्टली वैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा बफर सॉल्यूशन। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के बाद आता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर आप थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में एसिड मिलाएंगे, या तो बेस मिलाए या वाटर मिलाइए, तीनों में से कुछ भी मिलाइए, चाहे एसिड मिलाइए, चाहे बेस, चाहे वाटर, वो सॉल्यूशन अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो जिसमें अगर थोड़ा सा एसिड मिलाए या बेस मिलाए या वाटर मिलाए तो वो पीएच चेंज नहीं होने देगा। डेफिनेशन बोल रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, बहुत ज्यादा एसिड मिला दोगे, बहुत ज्यादा बेस मिला दोगे, बहुत ज्यादा वाटर मिला दोगे तो कोई भी सॉल्यूशन पीएच चेंज कर लेगा, कोई भी। बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन है कि थोड़ा सा मिलाएंगे, चाहे एसिड मिलाइए, चाहे बेस मिलाइए, चाहे वाटर मिलाइए, उसके पीएच में डिफरेंस नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा। बट बहुत ज्यादा वाटर मिला दोगे, एसिड मिला दोगे, बेस मिला दोगे तो चेंज हो जाएगा। बफर कितने तरीके के होते हैं? सिंपल, एक तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल बफर, एक होता है मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर को न्यूट्रल बफर भी बोलते हैं, और मिक्स्ड बफर के 2 टाइप होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। सिंपल बफर क्या है? जो आपने सोल्ट का केस पढ़ा था ना, वीक एसिड और वीक बेस वाला, वीक एसिड और वीक बेस वाला जो सोल्ट था ना, वही एक्चुअली में सिंपल बफर है। कैसे है सुनना ध्यान से, ये देखो, ये वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट है, इसी को सिंपल बफर बोला गया है या न्यूट्रल बफर बोला गया है। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी बोला कि बफर में थोड़ा सा H प्लस ऐड करो, थोड़ा एसिड ऐड करो, बेस ऐड करो, वाटर ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने क्या किया, ये सोल्ट का जो सॉल्यूशन था ना, वीक एसिड वीक बेस वाला, इस सोल्ट के सॉल्यूशन में आपने H प्लस ऐड किया। आप H प्लस ऐड करके देखना चाह रहे थे कि मैं देखना चाहता हूँ इस सॉल्यूशन का H प्लस, मैंने इसमें H प्लस ऐड किया है तो इस सॉल्यूशन का पीएच चेंज होना चाहिए। मैं जानबूझ के H प्लस ऐड कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन का पीएच चेंज होना चाहिए। अगर हो गया तो मैं बोल दूंगा बफर नहीं है, अगर नहीं हुआ तो बोल दूंगा कि यार ये तो बफर सॉल्यूशन है, इसका पीएच चेंज नहीं हो रहा। तो आपने H प्लस ऐड किया, आपने H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश की सॉल्यूशन में, आपने सॉल्यूशन में H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश की, बट सॉल्यूशन में H प्लस का काउंटर आयन बैठा हुआ है ऑलरेडी, एसीटेट नेगेटिव है, आपने H प्लस ऐड किया, वो एसीटेट एनायन जो है H प्लस को कंज्यूम कर लेगा। जैसे आपने H प्लस डाला वो H प्लस को कंज्यूम कर लेगा, मतलब आप जो इफेक्ट डालना चाहते हैं उस इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, उसने कैंसिल कर दिया।
ठीक है, आपने देखा यार एसिड कुछ काम नहीं कर रहा, मैं बेस ऐड करके देखता हूँ। आपने बेस ऐड किया तो अमोनियम आयन उसके साथ रिएक्ट करने लगा, उसने OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को भी डिक्रीज कर दिया, आपने ऐड करके इंक्रीज करना चाहा, उसने डिक्रीज कर दिया। चलिए ठीक है, एसिड और बेस काम में नहीं आ रहा, वाटर डाल के देखते हैं, वाटर ऐड करके देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। अब वाटर ऐड करने से क्या होता है यार, वाटर ऐड करने से सबका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है बस, और कुछ नहीं होता। डाइल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज होता है, तो सर सबका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, बट सर ये तो एक ऐसा सॉल्ट है जिसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। आपको याद है ना, वीक एसिड वीक बेस का जो H प्लस होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो वाटर ऐड करने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, अरे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से H प्लस थोड़ी चेंज हो जाएगा यार, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब चाहे एसिड ऐड करो, चाहे बेस ऐड करो, चाहे वाटर ऐड करो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये एक क्या है, बफर सॉल्यूशन है, सिंपल बफर है। पहले वाली रिएक्शन पे मैंने ये लिखा हुआ है 1/k बहुत ज्यादा है ना, 1/k की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, k कम होता है तो 1/k बहुत ज्यादा होगा। ये 1/k बहुत ज्यादा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी। ज्यादा फॉरवर्ड जाने का मतलब है जैसे H प्लस डाला पूरा का पूरा कंज्यूम, जैसे H प्लस ऐड किया पूरा का पूरा कंज्यूम, जैसे OH माइनस ऐड किया पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, वाटर ऐड किया कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये एक बफर सॉल्यूशन है, सिंपल बफर जिसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर में दो केस आते हैं बेटा, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। देखो एसिडिक बफर नाम, इसका जो नाम है ना एसिडिक बफर, ये इसलिए नहीं है कि इसका पीएच 7 से कम होता है, नहीं, एसिडिक बफर का पीएच 7 से ज्यादा, 7 से कम कुछ भी हो सकता है। ये इसका नाम क्यों दिया गया है वो समझो। ये कब बनेगा, एक वीक एसिड लेना है आपको, जैसे वीक एसिड मतलब मैंने लिया HCl, धीरे धीरे समझना। एक वीक एसिड लिया, ठीक है, अब इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बना दो, साइड में लिख दो, ये कॉन्जुगेट बेस बना दिया Cn-। जो भी कॉन्जुगेट बेस बनाया ना उसका सॉल्ट बनाना पड़ेगा, तो यार ये Cn- के साथ सॉल्ट बनाने के लिए कैटाइन चाहिए, और फेमस कैटाइन कौन है, सोडियम है, सोडियम ले लो, ये ले लिया NaS। तो HCl और NaCN दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एसिडिक बफर। ऐसा ही मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं, H3PO4 वीक एसिड लिया, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा H2PO4-, तो इसके साथ सोडियम ले लो, ये हो गया काम इसका भी, दोनों का, ये भी एसिडिक बफर है, ये भी एसिडिक बफर है। डेफिनेशन है वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, जब ये दोनों लिए जाएंगे तो एसिडिक बफर बनेगा। H3PO4 को देखिए, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, HPO4, H2PO4 माइनस होता है, बट यहाँ तो HPO4-2 लिखा है, क्या ये इसका कॉन्जुगेट है, नहीं है। ये इसका कॉन्जुगेट नहीं है तो ये बफर भी नहीं है, ये बफर नहीं है सर। लास्ट है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड से H प्लस निकालेंगे, ये बनेगा, हाँ ठीक है सर, ये बफर है। तो एसिडिक बफर कौन सा है कौन सा नहीं है, ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। समझ आ रहा है, मतलब एटलीस्ट एसिडिक बफर तो आइडेंटिफाई कर लोगे। आपने क्या कहा, दीज आर इरिवर्सिबल, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हो, काम मुझे क्लियर नहीं हुआ। हाँ, वीक एसिड एंड वीक बेस का जो सोल्ट होता है वो बफर है, सही बात है, सिंपल बफर है सभी। H प्लस और OH माइनस सिंपल बफर में ऐड करना, हाँ हाँ, एक्चुअली में नहीं नहीं, इरिवर्सिबल नहीं है, मैंने एरो बना के लिखा है, रिवर्सिबल होगा बेटा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा मैंने वहां पे, रिएक्शन के डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दिया, वो रिवर्सिबल ही होगा। हाँ कैटा, देखो बेटा, कैटायन स्ट्रॉन्ग हो वीक हो फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली सॉल्ट बनाना है। आप अमोनियम ले लो, कैटायन स्ट्रॉन्ग हो जरूरी नहीं है। वेद आपने जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन अच्छा पूछा है, कैटायन बेटा वीक भी हो तो भी चलेगा, अल्टीमेटली सॉल्ट बनना चाहिए, कैटायन से मतलब नहीं है, समझ रहा है। किसका के इक्विलिब्रियम है, ये किसकी बात कर रहा है,
सही है, ठीक है। अब देखो, सुनो, चुपचाप सुनो। बफर में एंट्री क्या है अभी? एसिडिक बफर आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और देखना, मैं बफर बहुत बढ़िया पार्ट है यार इस चैप्टर का, सबसे बढ़िया। ऐसे हलवा नहीं है कि बना के दे दिया बेटा ये बफर है सॉल्व करो, नहीं। आपको पता चलेगा ही नहीं कि क्वेश्चन में बफर बन गया है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कॉन्सेप्ट समझोगे ना, तब पता चलेगा बफर कैसे बनता है। ठीक है, और बहुत मजेदार है, आएगा समझ में, देखना आज ही समझ में आ जाएगा। तो बफर रिएक्शन के बीच में बनता है। ऐसा नहीं है बफर बन गया और आपको बोल दिया बेटा इसका पीएच निकालो, नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि बफर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। और ये मैं बताऊंगा कैसे। चलिए एक एग्जांपल से पहले डेरिवेशन करते हैं एसिडिक बफर का। ये एक वीक एसिड है बेटा और ये उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट है। ये ए हो गया, इसको सी मान लिया। ये सब कॉन्सेंट्रेशन है। ये सब क्या लिया मैंने? कॉन्सेंट्रेशन। ए कॉन्सेंट्रेशन है एसिडिक एसिड का और सी है उसके सॉल्ट का, या सॉल्ट का ना बोलते हुए उसके एनायन का बोल दे। यहाँ पे तो बात सेम ही है। चलिए थोड़ा कंफ्यूज नहीं होते, जनरलाइज कर रहा हूँ। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ए और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सी, ठीक है। तो जो सॉल्ट लिया है वो क्या करेगा? वो अपने आयन में डिसोसिएट होगा, तो इससे सी बनेगा और इससे भी सी बनेगा, है ना। आपको पता है दो कंपोनेंट है ना, एक तो सॉल्ट है, सॉल्ट ने अपना काम कर दिया। दूसरा एसिड है, एसिड भी अपना काम करेगा। एसिड भी तो डिसोसिएट होगा ना यार, डिसोसिएट हो रहा है। ए उसका कॉन्सेंट्रेशन था, ए में से ए अल्फा डिसोसिएट हुआ, ए अल्फा बन गया, ए अल्फा बन गया। बट ये एसीटेट एनायन दो जगह आ रहा है यार। पहले वाले रिएक्शन से सी आ रहा है, दूसरे से ए अल्फा आ रहा है। तो ऐड कर दो ना यहाँ पे, ए अल्फा यहाँ पे ऐड कर दो, सी यहाँ पे ऐड कर दो। कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है? दोनों कंपोनेंट। सॉल्ट तो अपने हिसाब से डिसोसिएट हो रहा है और वीक एसिड अपने हिसाब से डिसोसिएट हो रहा है। अब ये एक तरीके से ऐसा नहीं लग रहा कि यार एसिटेट आयन दो जगह से आ रहा है, एक तो सॉल्ट वाली रिएक्शन से आ रहा है पहली से, दूसरा वीक से आ रहा है। ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया ना कि एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है, तो चलेगा किसका? जो स्ट्रॉन्ग है उसी का चलने वाला है। तो एसिटेट आयन ज्यादातर कहां से मिल रहा है सर? वो तो स्ट्रॉन्ग से मिलेगा। पहले वाले रिएक्शन से एसिटेट आयन आएगा, दूसरी से तो बहुत कम आएगा, क्योंकि दूसरी पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है और कॉमन आयन की वजह से कम मिलेगा। तो C प्लस ए अल्फा इज नियरली इक्वल टू सी लिखा, ए है ना, C प्लस ए अल्फा को नियरली इक्वल टू सी लिखा, और ए माइनस ए अल्फा को नियरली ए लिख दिया, क्योंकि दूसरा स्टेप नेग्लिजिबल है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। चलिए के पहला वाला, सॉरी सेकंड वाला रिएक्शन जो है वो के वाला होगा। के का एक्सप्रेशन आपको पता है, ये होने वाला है एसिडेट आयन C प्लस ए अल्फा हो गया, S प्लस ए अल्फा हो गया, और एसिटिक एसिड A माइनस ए अल्फा हो गया। अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये बन जाएगा C, ये H प्लस हो गया ए अल्फा, नीचे A आ गया, A से A कैंसिल, K इक्वल टू C अल्फा। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है ध्यान से देख सकते हो। H प्लस का कंसंट्रेशन इज नथिंग बट A अल्फा। H प्लस का कंसंट्रेशन A अल्फा, H प्लस A अल्फा की जगह क्या लिखोगे? अल्फा की जगह यहाँ से लिख सकते हो K by C, तो लिख दिया K by C। पता चल गया H प्लस, पीएच निकाल लो, माइनस log ऑफ H प्लस करोगे, पूरा डेरिवेशन आ गया यहाँ पे। pH is equals to pKa plus log C by A। pH is equals to pKa plus log C by A। C मतलब एनायन का कॉन्सेंट्रेशन, A मतलब वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, वही लिखा है नीचे देखो। वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इनटू, सॉरी वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और ऊपर आएगा उसके कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन। ये है एसिडिक बफर के पीएच निकालने का फॉर्मूला, और इसी को बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। इसी को बोला जाता है हेंडरसन इक्वेशन बोला जाता है। थोड़ा जनरलाइज तरीके से लिखता हूं मैं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log एसिड और ऊपर आएगा सॉल्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं, नीचे एसिड है तो ऊपर उसका कॉन्जुगेट बेस आएगा, ऐसे याद रखना ज्यादा बढ़िया है, गलती नहीं होगी। बुक्स में लिखा हुआ है ऐसा, सॉल्ट बाय एसिड प्रेफर नहीं करता मैं, गलती होगी इससे। याद कैसे रखेंगे? नीचे एसिड आएगा, ऊपर उसका कॉन्जुगेट बेस आएगा, सिंपल। इसीलिए मैंने ये लिखा HX और X माइनस अपने हिसाब से, ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। ठीक है, चलिए एसिडिक बफर की कहानी क्लियर हुई। बेसिक बफर की बात करते हैं, सेम ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। एसिडिक बफर में क्या लेते थे? वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे
वीक बेस लेंगे और उसके कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट। वीक बेस जैसे NH4OH हो गया, वीक बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH4। अब इसको सॉल्ट बनाने के लिए एनाइन चाहिए ना, एनाइन सबसे बढ़िया Cl होता है, कोई से भी एनाइन लिख लो यार, फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, एनाइन कोई से लो फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या है? वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। ऐसे ये है एनिलीन, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ये H+ गेन करेगा तो कॉन्जुगेट एसिड, इसके कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट हो गया पूरा ये, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है बेटा कि सॉल्ट जो है वो C और C बना लेगा और वीक बेस जो है A में से A अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा, A अल्फा बनेगा, A अल्फा बनेगा, दोनों में अमोनियम आयन कॉमन है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे C प्लस A अल्फा, यहाँ पे भी C प्लस A अल्फा, और वो नियरली C के इक्वल हो जाएगा, और A माइनस A अल्फा नियरली A के इक्वल हो जाएगा। ऊपर जैसा डेरिवेशन था बिल्कुल वैसा ही, कुछ नया नहीं है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ, डेरिवेशन देख लोगे आप लोग। वहां पे पीएच का फॉर्मूला मिल रहा था, यहाँ पे पीओएच का फॉर्मूला मिल रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा वहां पे था कि पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग बेस और ऊपर में आएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड, बेस और ऊपर में आएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड, बट यहाँ पे पीओएच है ये। आपको बेसिक बफर में पीएच निकालने के लिए बोला तो पहले पीओएच निकालेंगे, फिर 14 में से माइनस कर देंगे, ये भी हेंडरसन इक्वेशन है, ठीक है। थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो ये दोनों हैं, ये दोनों मिलके बफर बना रहे हैं क्या? पहले तो ये क्लियर करो, बिल्कुल बना रहे हैं सर। H2CO3 एक क्या है? वीक एसिड है, और उसका कॉन्जुगेट HCO3 माइनस होता है, उसका सॉल्ट बनाया, बफर है, पक्का बफर है। तो बफर है तो हमें क्या चाहिए? वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और उसके कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, काम हो जाएगा। सर यहाँ पे कौन सा Ka लिखे? क्योंकि ये तो पॉलीप्रोटिक एसिड है बेटा। H2CO3 को देखो, ये दोनों आयन H2CO3 और HCO3 माइनस, ये दोनों कौन से रिएक्शन में आते हैं? सर पहली रिएक्शन में आते हैं, तो K1 लिख दिया। सेकंड देखो, ये भी बफर बना रहा है सर, HCO3 माइनस और कार्बोनेट कौन सी रिएक्शन में आते हैं? सेकंड में, तो pKa2 लिख दिया, प्लस लॉग में एसिड और ऊपर उसका कॉन्जुगेट बेस आएगा, सही है, ऐसे याद रखोगे, समझ आएगा। नीचे चलते हैं, ये दोनों मिलके एसिडिक बफर बना रहे हैं, ये H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2 कौन से स्टेप में आता है? सेकंड में आता है सर, प्लस लॉग ऑफ नीचे आया H2PO4 माइनस, ऊपर आया उसका कॉन्जुगेट बेस, हो गया। समझ रहे पॉइंट क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? एक काम करते हैं, पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें पे स्मॉल अमाउंट, हाँ बेटा आएंगे, इस पे आएंगे। एक जब भी आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं इस पे आऊंगा, ठीक है। ये कितना H+ और OH माइनस ऐड करना है, ऐसा इसका कोई पर्टिकुलर लिमिट तो नहीं है, क्योंकि अगेन इट डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी ऑफ बफर। बफर कैपेसिटी एक टर्म होता है, डिपेंड करता है ना। तो आएंगे इस पे, अभी इस पे इतना जल्दी कमेंट नहीं करूंगा मैं। बफर कैपेसिटी में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से रेंज, किस रेंज की बात कर रहे हैं सर। हाँ, C इज नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बेटा, ये है कंसंट्रेशन ऑफ एनायन इन एसिडिक बफर और कंसंट्रेशन ऑफ केटायन इन बेसिक बफर, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस से स्टार्ट करूंगा मैं। 9:10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 9:10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। क्लियरली समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है ना? ठीक है, तब तक जो बताया है, नोट्स लिखा होगा थोड़ा बहुत, उसको हल्का से रिवाइज करो, मॉड्यूल देखो। मैं 10 मिनट बाद आता हूँ वापस से, ओके। चलिए, हाँ डोंट वरी, रिकॉर्डिंग का टेंशन मेरे पे छोड़ दे।